हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और ये क्लास हमारी डीएसएमएस की इस सेमेस्टर के लिए लास्ट क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ डीएसएमएस का सोल्ड पेपर 2017 वाला। 2018 और 19 का ऑलरेडी करा चुका हूँ और आपने उसे देख लिया होगा। चैनल पर प्लेलिस्ट है डीएसएमएस सरन नाम से, आप सरन फॉर पॉलिटेक्निक नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपने वहाँ से उन वीडियोज को देख लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 के पेपर की। तो दोस्तों, आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, तो मैं इस वीडियो को आपको बहुत तेज़ी से कवर करने वाला हूँ। मैं आपको बस ये दिखाता चलूँगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसको आपको किस तरीके से एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, 2017 का जो पेपर आया था आपका, उस पेपर में थ्योरी पोर्शन और डिजाइन के स्टेप और डेरिवेशन ज़्यादा पूछा गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम ही पूछे गए थे। 5-5 नंबर के केवल 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। उसके अलावा टोटल थ्योरी और डिजाइन के स्टेप एंड डेरिवेशन पूछा गया था। आपने अब तक 2-3 पेपर कवर किया, आपने ये चीज़ देख ली दोस्तों कि आपके 2 टॉपिक से डिजाइन के स्टेप जरूर पूछे जाने हैं। 10-10 नंबर में या 5-5 नंबर में कंपलसरी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए डिजाइन के स्टेप को बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। जो वीडियो जो मैंने आपको कराई हैं प्ले लिस्ट में, आप उनको जाकर के जरूर देखें, वहाँ से आपको डिजाइन के स्टेप रिवाइज हो जाएंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा थ्योरी पोर्शन भी आप एक बार रिवाइज कर लें। तो 2017 का पेपर मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 2018-19 का ऑलरेडी करा चुका और 15-16 का मैं आपको इसी वीडियो में PDF दे दूंगा। इस तरह 5 पेपर को रिवाइज करके जरूर जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर ऐसा ना लगे कि पेपर नया है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होंगे। आप देखना जाकर के आपको रिपीटिंग क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट करने हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं आपको, कोई भी 2 करने हैं, बट मैं यहाँ आपको तीनों कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, उसमें बोला है विभिन्न प्रकार के वेल्डित जोड़ों की चित्र सहित व्याख्या करें। मतलब आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या बताना है, टाइप्स ऑफ बेल्ट जॉइंट बताने हैं, बेल्ट जॉइंट के प्रकार बताने हैं। तो आपको पता है बेल्ट जॉइंट मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेल्ट, दूसरा होता है बट बेल्ट। इतना आपको पता है। तो फ्लैट बेल्ट और बट बेल्ट क्या होते हैं दोस्तों? तो फ्लैट बेल्ट होता है, आपको पता है, 2 प्लेट को जब हम एक दूसरे के ऊपर रख करके बेल्ट द्वारा जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम क्या, फ्लैट बेल्ट। और बट बेल्ट क्या होता है, जब 2 प्लेट को एक दूसरे के पास पास सटा करके रख करके बेल्डिंग द्वारा जोड़ते हैं तो वो होता है बट बेल्ट। तो यहाँ पर यही हमें करना है, फ्लैट बेल्ट और बट बेल्ट। तो आपको पहले मैं डायग्राम से समझा दूं। तो यहाँ पर पहले फ्लैट बेल्ट के डायग्राम दिखा रखे हैं। फ्लैट बेल्ट मैंने क्या बताया दोस्तों, भी आपको मैंने बताया फ्लैट बेल्ट क्या होता है, 2 प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। एक प्लेट ये थी, इसके ऊपर से दूसरी प्लेट यहाँ रख दी, इन दोनों प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख के इधर बेल्डिंग कर रखी है साइड में, बेल्डिंग द्वारा जोड़ दिया। क्या कह दिया हमने इसको, फ्लैट बेल्ट जॉइंट कह दिया। आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अगर ये ना बनाना चाहो तो आप ये वाला डायग्राम बना के आएंगे, दूसरा वाला। ठीक है, इस डायग्राम में इसके सभी टर्म दिखा रखे हैं, सभी पदों को दिखा रखा है। इसमें क्या क्या पद होते हैं इसके। तो एक प्लेट तो दोस्तों आपकी ये वाली प्लेट थी, ये वाली यहाँ प्लेट थी, दूसरी प्लेट दोस्तों ये थी। इन दोनों प्लेट को अच्छे से जोड़ रखा है, यहाँ बेल्ट किया गया है। तो जहाँ पर हम बेल्ट करते हैं, बेल्ट करने से पहले इसके कनेक्टिंग सरफेस को फ्यूज करते हैं। तो यहाँ फ्यूज जब करेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्म में इसको फ्यूज कर लेंगे आपस में, इतने पोर्शन में, त्रिभुज की फॉर्म में। इस त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं समकोण बनाने वाली, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं इसकी लेग लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, लेग लेंथ, यानी टांग लंबाई कहते हैं। इतना समझ आ रहा है। इसके अलावा इस त्रिभुज के जो कोने होते हैं ये वाले, इन दोनों कोनों को हम टॉ बोलते हैं दोस्तों, टॉ, जड़ बोलते हैं इसकी, टॉ होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो त्रिभुज को ये त्रिभुज की जो भुजाएं थी ये वाली, ये जो कण बन रहा है ये वाला, इस कण से लेकर के इस त्रिभुज के ये रूट जो है जड़, ये वाला टॉ है दोस्तों, ये वाला, ये दोनों टॉ थे एंड ये वाला जड़ है। तो जड़ तक की जो ये वाली लंबवत दूरी है इसको हम थ्रोट थिकनेस कहते हैं, कंठ मोटाई कहते हैं। आपको इतना पता है, समझ आ रहा है इतना आपको। तो ये डायग्राम भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, ये मैंने फ्यूजन जोन दिखा रखा, मतलब जितने पोर्शन को यहाँ फ्यूज कर रखा है इसको फ्यूजन जोन बोलते हैं, इतने पोर्शन को। ठीक है, ये फ्यूजन जोन था, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें आपको दोस्तों ये जो इसका सरफेस बन रहा है, ये जो सरफेस है इसका, इस सरफेस के आधार पर इसको अलग अलग क्लासीफाई किया है फ्लैट बेल्ट को। तो ये सरफेस आपका फ्लैट भी हो सकता है, इस तरह से सीधा फ्लैट हो सकता है, मतलब समतल हो सकता है। इसके अलावा ये ऐसे उत्तल हो सकता है, इसके अलावा ये नीचे को अवतल भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप से इसको क्लासीफाई कर दिया। कैसे कैसे, अगर ये फ्लैट है, पूरा कैसा बन रहा है दोस्तों, फ्लैट बन रहा है, यहाँ पर ये फ्लैट बन रहा है, तो फ्लैट है तो इसको क्या कह देंगे हम, इसको फ्लैट कह देते हैं या फिर समतल फ्लैट बोलते हैं। समझ आ रहा है इतना। इसके बाद इसका सरफेस अगर कैसा है, उत्तल है, उत्तल मतलब बाहर की ओर मोटा है ऐसे करके, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स कर्व बन रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको हम उत्तल फ्लैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल फ्लैट। इसके अलावा तीसरा एक और डायग्राम बन जाता है इसमें, जिसमें कि इसका ये जो सरफेस है कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर कॉनकेव हो जाएगा, गड्ढा टाइप से बनेगा इसमें, ये कॉनकेव है, अवतल है, तो इसको हम अवतल फ्लैट कहते हैं। समझ आ रहा है। फ्लैट बेल्ट जॉइंट 3 टाइप के हो गए आपके, कौन कौन से, समतल हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हो गया। तीनों के डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गए, PDF से आप और देख लेना एक बार।
अब इसके बाद बात करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी की। थ्योरी मैंने आपको बताई थी। थ्योरी में क्या था कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो फ्लैट वेल्ड होता है बिल्कुल लैप रिवेट जॉइंट जैसा होता है, जिसमें हम दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ते हैं। तो यही लिखा है, फ्लैट वेल्ड जोड़ की तुलना रिवेट लैप जोड़ से की जाती है, जिसमें केवल क्या होता है, शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। फ्लैट जोड़ में रिवेट लैप जोड़ की भांति एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखा जाता है। समझ पा रहे हैं, ऊपर रख करके तब जोड़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे जो लिखा है आप इसको छोड़ सकते हैं, डायग्राम बनाना, डेफिनेशन लिखना और इतना बता देना, इसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके 3 टाइप थे, तीनों आप लिख सकते हैं। कौन कौन से? उत्तल था, इसके बाद फ्लैट था समतल, इसके बाद अवतल था आपका कॉनकेव था। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप था आपका बट वेल्ड। बट वेल्ड किसे कहेंगे? जब दो प्लेट को एक दूसरे से सटा कर रखा जाएगा, मतलब एक प्लेट यहाँ ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, इसके पास सटा के रखा, बीच में यहाँ बेल्डिंग कर देते हैं, जो गैप है इसमें बेल्ड फिलर मटेरियल भर के हम यहाँ बेल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं? बट वेल्ड बोलते हैं। बट वेल्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बट वेल्ड जोड़ की कल्पना हम रिवेट बट जोड़ की तरह करते हैं। रिवेट बट जोड़ क्या था? जिसमें हम दो रिवेट को एक दूसरे से सटा कर रखते हैं। तो यहाँ भी यही हो जाएगा। बट वेल्ड जॉइंट में रिवेट बट जोड़ की भांति प्लेट को एक दूसरे से सटाते हुए रखा जाता है, पास पास सटा करके रखते हैं। सटा कर रखने के बाद क्या करेंगे, इसके जो किनारे होते हैं, जो सटे हुए किनारे दोनों, इसको फ्यूज करते हैं। इसको संगलन प्रक्रिया से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है दोनों को। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, फ्लैट में क्या हो रहा था? अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा था। बट में आपका टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? जिस तरह हमने फ्लैट के 3 टाइप पढ़े थे, समतल, उत्तल, अवतल, इसी तरह आपके जो बट वेल्ड होते हैं, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। बहुत सिंपल टाइप है। इसके किनारों को जो पास पास रखा गया है, इनके किनारों के आकार के आधार पर इनका नाम रखा गया दोस्तों। तो इसके आकार के हिसाब से बताऊं मैं आपको, तो सबसे पहला होता है इसका, यहाँ पर दिख रहा है आपको ओपन बन रहा है, ओपन स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग जैसा बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ओपन स्क्वायर। पहला टाइप क्या था दोस्तों? ओपन स्क्वायर। समझ आ गया? यहाँ पर कैसा वर्ग है, बिल्कुल वर्गाकार है, ये खुला हुआ वर्ग बन रहा है, ओपन है, तो ओपन स्क्वायर कह देंगे। दूसरा क्या होगा? सिंगल बी बनता है। सिंगल बी मतलब आपको ऊपर दिख रहा है पर बी बन रहा है, एक सिंगल बी शेप बन रही है, तो इसको कह देंगे सिंगल बी। इतना समझ आ रहा है दोस्तों? सिंगल बी के साथ डबल बी होता है दूसरा, तो आप सीक्वेंस में लिखना, पहले सिंगल बी फिर डबल बी लिखना। ऊपर को बन गया एक भी नीचे से बन रहा है उल्टी तरफ से, ऐसे मतलब दो भी बनेंगे इसमें। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर ऊपर की ओर बन गया, एक यहाँ पर नीचे की ओर बन गया, ऐसे 2 भी आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये 2 भी बनते हैं इस तरह से आपके। इन दोनों बी को कह देंगे यहाँ पर डबल बी। डबल बी समझ में आ गया? ओपन स्क्वायर हो गया, दूसरा सिंगल बी, तीसरा डबल बी। इसी तरह से सिंगल यू बनेगा। यहाँ पर सिंगल यू बन रहा है, दिख रहा है आपको अच्छे से, सिंगल यू बन रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल यू था, इधर ये सिंगल यू हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा? सिंगल यू के साथ डबल यू हो जाएगा। बस आकृति को देखना है, बनाते चलना है। सिंगल यू के साथ डबल यू की तरह यहाँ बना रखा है, आप सीक्वेंस में लिखना। ओपन स्क्वायर के बाद सिंगल बी फिर डबल बी वाला बनाना, फिर सिंगल यू फिर डबल यू बनाना। ये मिस्टेक से गलत डायग्राम बना रखा है, यू बनाना यहाँ ऐसे, और इधर भी यू बनेगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ यू बनता है दोस्तों, यू बन करके डबल यू बन गया, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ यू बन रहा है, तो क्या कह देंगे इसको? डबल यू बोल देंगे। सिंगल बी डबल बी, सिंगल यू डबल बी, समझ आए? ऐसे सिंगल जे डबल जे। तो यहाँ पर अगला है आपका सिंगल जे। अगला टाइप क्या रहेगा? सिंगल जे। देखिए यहाँ पर जे बन रहा है, ये सिंगल जे बन रहा है ना, यहाँ पर सिंगल जे बोल देंगे। इसी तरह डबल जे होगा, डबल जे देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये डबल जे है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से डबल जे बन रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है? एक प्लेट पे बनाते हैं जे को, इधर सिंगल जे था, इधर डबल जे था, तो सिंगल जे डबल जे। समझ आया? इसके बाद आपका बेवल शेप और होता है, सिंगल बेवल डबल शेप बेवल। सिंगल बेवल में क्या करते हैं? एक तरफ आपको बेवल बनाना है, इधर ये बेवल बन गया, सिंगल बेवल है। डबल बेवल में क्या होगा आपका? सॉरी ये डबल बेवल था। सिंगल बेवल क्या होगा? एक तरफ बेवल बनेगा, सिर्फ ये एक तरफ बेवल बन रहा है। सिंगल बेवल ये था, डबल बेवल ये हो गया, दोनों तरफ बेवल है आपका, इधर भी इधर भी। क्लियर हुआ इतना? तो ये मेन टाइप हो गए किसके? बट वेल्ड के। ओपन स्क्वायर, सिंगल बी डबल बी, सिंगल यू डबल यू, सिंगल जे डबल ए, सिंगल बेवल डबल बेवल। इतना समझ आया? अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट था दोस्तों इसका, रिवेट वैल्यू क्या होती है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये रिवेट जॉइंट चैप्टर की थ्योरी है, जिसमें रिवेट वैल्यू पूछी, आपसे आर पूछा है। तो मैंने आपको आर बताया था। आर क्या होता है? किसी भी एक रिवेट की सामर्थ्य होती है, ये आर, यानी आर क्या? रिवेट की सामर्थ्य होती है। और रिवेट आपको पता है 2 चीज में फेल होता है। एक तो किस में फेल होता है दोस्तों? एक होता है शियर में फेल, दूसरा होता है बियरिंग में फेल। यानी कि जो रिवेट है वो टेंशन में फेल नहीं होता, टेंशन में आपका हमेशा प्लेट फेल होती है। समझ पा रहे हैं आप? तो शियर और अपरूपण और बियरिंग में फेल होगा ये,
तो अपरूपण और बियरिंग में फेल होने का मतलब क्या है दोस्तों, रिवेट वैल्यू जो होगी, जो अपरूपण सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य इन दोनों में से जो कम आती है उसे कहते हैं रिवेट वैल्यू। मैंने आपको काफी अच्छे से इसको पढ़ाया था। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिवेट वैल्यू क्या होती है, रिवेट वैल्यू रिवेट की सामर्थ्य होती है। आपको पता है एक रिवेट द्वारा जितना अधिकतम बल वहन किया जाएगा उसको हम उसकी सामर्थ्य कह देंगे। इतना क्लियर हुआ, समझ आ रहा है आपको। अब आपको पता है रिवेट जो होता है दोस्तों वो अपरूपण और धारण में फेल होता है, शियर और बियरिंग में फेल हो सकता है। इसीलिए जो आपकी रिवेट वैल्यू होती है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो शियर स्ट्रेंथ होगी कौन सी, अपरूपण स्ट्रेंथ होगी, अपरूपण स्ट्रेंथ सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य ये दोनों ज्ञात करेंगे। इनमें जो न्यूनतम आएगी वो रिवेट वैल्यू हो जाएगी, मतलब पीबी और पीएस में से जो कम होगा वो आर का मान होता है। पीबी पीएस कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो पीबी पीएस निकालने के लिए आपको लिखना, पहले लिखना है शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ में सिंगल शियरिंग निकालना है। सिंगल शियरिंग के केस में π/4 d² fs लगाते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ रिवेट से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई करना है आपको। इतना समझ आ रहा है। सिंगल शियरिंग में सिंगल रखेंगे, डबल में आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 गुणा π/4 d² fs गुणा n हो जाएगा। समझ आ रहा है। ये शियर स्ट्रेंथ होगी इसकी, ये होगी पीएस की वैल्यू। किसकी, पीएस की वैल्यू होगी सिंगल और डबल शियरिंग के लिए। डी आपको पता है यहाँ पर डी ग्रॉस डाया होता है, एफएस इसकी अपरूपण सामर्थ्य है। इसके बाद बात करें सेकंड की, सेकंड निकालेंगे धारण क्षमता। सेकंड होती है बियरिंग स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, आपको फॉर्मूला पता है, डी इंटू टी इंटू एफ वी होता है। अगर कवर प्लेट भी दोस्तों आपने यूज कर रखी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी इंटू 2T1 इंटू एफ बी। तो यहाँ पर 2T1 और T इनमें से जिसकी वैल्यू कम होती है वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। किसके लिए, धारण सामर्थ्य के लिए, बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए। इतना समझ आया। तो इस बियरिंग स्ट्रेंथ इसको हम पीबी से डिनोट करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ, और पीछे हमने निकाला था पीएस, कितना, पीएस निकाला था अपरूपण सामर्थ्य। इनमें से जो कम होगा वो हो जाएगी दोस्तों आर की वैल्यू। समझ आ रहा है आपको। तो आर कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ कुछ डेटा है आपका, डी आपको पता है क्या है, डी ग्रॉस डाया होता है दोस्तों। यहाँ पर डी ग्रॉस डाया है, टी प्लेट की मोटाई है, T1 कवर प्लेट की मोटाई होती है, FV आपका धारण प्रतिबल होता है। तो रिवेट वैल्यू क्या होगी, अपरूपण सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य में से जो न्यूनतम होगा वो आपकी रिवेट वैल्यू हो जाती है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि टेंशन मेंबर के लिए कौन कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों थ्योरी के थे, 5-5 नंबर के थे, कोई 2 करने थे आपको 10 नंबर में केवल। मैं तीनों ही डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ जल्दी से आपको। तो यहाँ टेंशन मेंबर के लिए कौन कौन से सेक्शन का यूज कर सकते हैं वो पूछा गया आपसे। सबसे पहले आप क्या करना है, इसमें टेंशन मेंबर की डेफिनेशन लिखना। टेंशन मेंबर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ये कोई मेंबर है, सपोज इस पर क्या आ रहा है, कोई टेंसाइल फोर्स आ रहा है दोनों तरफ से, इधर भी इधर भी। तो ऐसा कोई भी मेंबर जो टेंसाइल फोर्स को आसानी से वहन कर लेता है बिना फेल हुए, उसको कहते हैं हम टेंशन मेंबर। समझ आ रहा है आपको। तो यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तनन उपांग के किसी संरचना के वे उपांग होते हैं जो सीधा तनन बल वहन करते हैं। समझ आ रहा है ना इतना। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे अवयवों को हम तनन अंग भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या याद रखेंगे कि यदि कैंची का वह उपांग जो सीधा तनन बल वहन करता है वो भी क्या होता है, वो भी एक तरह का टेंशन मेंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी औद्योगिक भवन का या पुल का निर्माण किया गया है तो वो भी एक ट्रस होता है, या फिर पुराने भवनों में जो आपकी जैक आर्च रूफ लगी होती है वो भी ट्रस होता है, उसके मेंबर को भी हम टेंशन मेंबर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल था ये। बाकी आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद टाइप ऑफ सेक्शन जो कि आप टेंशन मेंबर में यूज करेंगे। तो कौन कौन से सेक्शन आप यूज कर सकते हैं, टेंशन मेंबर वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया भी था। इनमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ मैं आपको पढ़ा चुका था। तो जो पढ़ा चुका था वो तो आपको नॉर्मली याद ही होंगे। एक मैंने आपको चपटी पट्टी पढ़ाया था, फ्लैट पढ़ाया था, पहला सेक्शन हो गया। फ्लैट के अलावा दोस्तों आप कोई भी राउंडेड सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, गोलाकार छड़ भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आप किसी गजट प्लेट के साथ सिंगल एंगल प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, आपका किसी गजट प्लेट के साथ डबल एंगल प्रयोग कर सकते हैं, दोनों तरफ एंगल लगा हुआ डबल एंगल हो गया। इसके अलावा चौकोर आप सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, टी सेक्शन यूज कर सकते हैं, 2 चैनल सेक्शन का यूज कर सकते हैं आप एक साथ किसी भी ऊपर से फ्लैट के द्वारा जोड़ दिया गया हो, इसे बिल्ट अप सेक्शन भी कह देते हैं हम, ठीक है, या टेंशन स्प्लाइस आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगला क्या, एंगल है। गजट प्लेट के साथ 2 एंगल लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या था, पीठ से पीठ मिला के लगे थे, यहाँ पर एक ही ओर लगे हुए हैं दोनों। समझ पा रहे हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर हमने गजट प्लेट के साथ 4 एंगल लगा रखे हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या क्या यूज करेंगे मेनली इसमें, तो आप इसमें मेनली दोस्तों कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, कोई चपटी पट्टी यूज कर सकते हैं, कोई चैनल यूज कर सकते हैं, कोई
आप टी सेक्शन यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ये आपके टाइप ऑफ सेक्शन हो गए जो टेंशन मेंबर में यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पढ़ते हैं जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? इसमें क्या है, कोई भी एक पार्ट सॉल्व करना था, मतलब एक ही भाग करना है इसका। डेट मीन्स 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा एक करना है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुआ इतना? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, 12 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए दोहरी रिवेट या फिर दोहरी कवर प्लेट में बट जोड़ का इस्तेमाल किया गया है। रिवेट का व्यास आपको 22 mm दे रखा है। पिच और जोड़ की दक्षता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? पिच और जोड़ की दक्षता निकालनी है। सिग्मा 80 का मान 150 दे रखा है। ZBF दोस्तों, यहाँ पर ZBF आपका जो FV होता है ना, सॉरी FS होता है, FS शियर स्ट्रेस, उसको ZBF से भी डिनोट कर देते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। FS की वैल्यू है ये। सिग्मा PV जो दे रखा है, सिग्मा PV दोस्तों, यहाँ पर सिग्मा PV हम कहते हैं जो आपका FV था ना, बियरिंग स्ट्रेस, वो वैल्यू है ये। और ये आपका FT की वैल्यू है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है। तो FT ये हो गया तनन प्रतिबल, ये हो गया आपका क्या, अपरूपण प्रतिबल, ये हो गया धारण प्रतिबल। इतना समझ आ रहा है? अब आप क्वेश्चन में कंडीशन देखेंगे बहुत ध्यान से। कंडीशन क्या है इसमें, आपको 2 रिवेट यूज करने हैं और 2 ही कवर प्लेट यूज करनी है। समझ आ रहा है? 2 रिवेट लगा दिए, बट जॉइंट था, एक मेन प्लेट इधर थी, एक मेन प्लेट इधर थी। तो यहाँ कवर, जब भी बट जॉइंट का यूज करते हैं तो एक सिंगल मेन प्लेट पर जितने रिवेट लगे होते हैं उतने ही रिवेट का यूज करना। अब 2 रिवेट है तो इसको दोहरा रिवेट बोल देंगे हम। एक प्लेट की तरफ देखेंगे, केवल आपको टोटल काउंट नहीं करना, एक साइड के काउंट करने हैं। 2 हैं, दोनों पे क्या ऊपर नीचे क्या लगी है, कवर प्लेट। एक ऊपर लगा रखी है कवर प्लेट, एक नीचे लगा रखी है। मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पर दोहरी रिवेट दोहरी कवर प्लेट का यूज किया है। मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ 2-3 बार, क्योंकि हम जब शेयरिंग करेंगे तो इस केस में डबल शेयरिंग होगी दोस्तों। डबल शेयरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और एन की वैल्यू भी यहाँ पर डबल रखेंगे। समझ आ रहा है इतना? सबसे पहला काम पिच निकालना है। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है जब भी पिच पूछे या जोड़ की दक्षता पूछे, 3 ही चीज निकालनी है। मैंने लिया आपको क्या क्या, एक निकालना है PT, एक निकालना है PS और एक निकालना है PV। क्या क्या निकालना है? PT, PS, PV। अपरूपण सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य और टेंसाइल स्ट्रेंथ। और आपको यहाँ पर PS PV में से जो भी कम आता है उसको PT के बराबर रख देना है, वहां से आपकी पिच निकल के आती है। मैंने रिवेट जॉइंट चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ाया था। जल्दी से देखते हैं दोस्तों इसको। देखिए सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं जो आपको दे रखा था क्वेश्चन में। क्या क्या दिया था? मुख्य प्लेट की मोटाई दोस्तों T का मान 12 mm दे रखा था। क्लियर? इसके बाद रिवेट का व्यास फाई का मान आपको 22 mm दिया था। जब फाई 22 mm दे रखा है दोस्तों, तो स्मॉल d कितना आ जाएगा आपका, 23.5 आ जाएगा। 23.5 आ जाएगा दोस्तों। इतना आपको अच्छे से पता होगा। 1.5 mm जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ये 25 से कम है। समझ आ रहा है? सिग्मा 80 जिसे आप FT भी बोलते हैं, ये 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है। ZF जिसे आप सिग्मा S बोलते हैं, सॉरी FS बोलते हैं, इसको आप 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। और सिग्मा PF जैसे कि आप FB बोलते हैं, धारण सामर्थ्य, ये दे रखा 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ आया? पिच और दक्षता आपको निकालनी थी। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों आपको इसमें, क्योंकि ये आपका कवर प्लेट का यूज किया गया तो आप कवर प्लेट की मोटाई भी निकाल लेंगे। यहाँ से T1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, 5/8T होता है। 5/8 T का मान 12 रख देंगे तो यहाँ से 7.5 आ गई कवर प्लेट की मोटाई। इतना समझ आ रहा है? आपको व्यास मैंने बताई दिया, स्मॉल d कितना आया था, 23.5 आ गया, क्योंकि 22 दे रखा था फाई का मान। यहाँ तक कैसे हुआ? क्या निकालेंगे पहले निकालेंगे हम शियर स्ट्रेंथ। पहले निकालेंगे दोस्तों शियर स्ट्रेंथ, यानी कि PS की वैल्यू। PS का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको अच्छे से बता रखा है मैंने। क्या होता है? डबल शियरिंग के केस में 2 इंटू n लगेगा, इंटू में π/4d² इंटू FS यूज करते हैं ना, तो 2 तो आपका हो गया डबल शेयरिंग के लिए। n की वैल्यू कितने रिवेट यूज कर रखे थे आपने? 2 यूज कर रखे थे, 2 की गुणा कर दी। π/4d का मान 23.5 रखेंगे। ZF यानी कि FS भी कह सकते हैं इसको, अभी 100 दिया था, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया हमने। यहाँ से सिंगल शेयरिंग के लिए आपको PS की वैल्यू ये आगे कैलकुलेशन कर लेना आप अच्छे से। इतना समझ आया? सॉरी डबल शेयरिंग के लिए, ठीक है, डबल शेयरिंग होगी इसलिए हमने PS यहाँ से ये निकाल लिया। इसके बाद बात करते हैं आगे क्या, अब निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ जानते हैं आप किसकी वैल्यू? PV की वैल्यू। फॉर्मूला अच्छे से पता है आपको। डबल शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं n लगाते हैं, इंटू d लिखते हैं, इंटू t लिखते हैं, इंटू में FV लिखते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 दे रखी है। DT/FV की जगह DT/FV का जगह पे यहाँ पर दे रखा था आपको सिग्मा PT, यहाँ रख दिया। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। 2 समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट है,
डी की वैल्यू 23.5 हो गई, टी की वैल्यू 12 रख दी, और ये आपको सिग्मा पी टी आपको 300 दे रखा था, यानी एफ बी की वैल्यू 300 दे रखी थी। यहाँ से पी वी निकाला, कितना आ गया 169 एन आ गया। यहाँ हमने टी यूज किया, हमारे पास 2T1 भी होता है, लेकिन 2T1 की वैल्यू हमने निकाली तो 15 आ रही थी, और टी 12 है, तो टी 12 इसलिए मिनिमम वाला यूज करते हैं 12, यानी टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 2T1 कम आता तो टी की जगह 2T1 यूज करते। समझ पा रहे हैं आप, पी वी निकल गया, पी एस निकल गया, दोनों में से क्या कम है आपका, तो आप देख सकते हैं पी वी कितना आया है 16,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,69,200 है ये पीवी की वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ क्या है पीएस आ रहा है, दोनों में से जो कम होगा उस वैल्यू को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर कम क्या है हमारा, पीवी कम है, काफ़ी कम है पीवी, देख सकते हैं आप, ठीक है। पीवी को लेंगे तो जो कम आएगा उसको क्या करेंगे, पीटी के बराबर रख के पिच निकाल देंगे। अब पीटी का फॉर्मूला आपको पता है, पीटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पिच निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना पीटी और पीवी को, यानी जो कम आता है उसको बराबर रखते हैं, रिवेट वैल्यू के बराबर रखते हैं, ठीक है। पी की का फॉर्मूला स्मॉल पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी होता है, और पीवी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पिच आपको निकालनी है, डी की जगह 23.5 रखा, टी का मान 200 रख दिया, सिग्मा ए टी 150 पुट कर दिया। यहाँ से पिच निकाली आपने 117.5 आ गई। इस पिच के लिए चेक लगाते हैं, मिनिमम पिच निकालते हैं। मिनिमम पिच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थ्योरी की क्लास में, 2.5 यूज करना। क्या 2.5, 2.5 मतलब 2.5, फाई का मान 22 दे रखा था, कैलकुलेट किया 55 mm आ गया, ये मिनिमम है, मतलब इससे कम आपकी पिच नहीं होनी चाहिए। तो 55 से कम नहीं है, ये 117.5 है, मतलब ओके है। तो पिच आ गई हमारी 117.5 mm, पिच समझ में आ गई। अब निकालेंगे दक्षता। दक्षता कैसे निकालते हैं दोस्तों, दक्षता निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, जोड़ की सामर्थ्य बट्टे ठोस प्लेट की सामर्थ्य गुणा 100%। जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी, पीएस एंड पीवी में से जो भी कम होगा वो जोड़ की सामर्थ्य होगी। ठोस प्लेट की सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है स्मॉल पी यानी पिच गुणा टी इंटू में सिग्मा ए टी। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पीएस पीवी में पीवी कम आया था, पीटी और सिग्मा ए टी, इन सब की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आपको यहाँ से इफिशियंसी मिल जाएगी। तो आपने रख दिया यहाँ पर पीवी की वैल्यू रखी, अपॉन में स्मॉल पिच अभी निकाला आपने 117.5 रखा, टी का मान 12 रख दिया, सिग्मा ए टी 150 रख दिया। परसेंटेज में आती है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। इसको कैलकुलेट किया, इफिशियंसी 80% आ गई। दो ही चीज़ पूछी थी, पिच और इफिशियंसी, हमने दोनों निकाल दी। 10 नंबर का क्वेश्चन था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल था, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों में से एक पार्ट करना था। मैं आपको सारे ही पार्ट करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, बट मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, बस आपको रिवाइज करना और सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एक कैंची वाली छत के तनन मेंबर, यानी क्वेश्चन टेंशन मेंबर चैप्टर से है दोस्तों। इसमें 140 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल लग रहा है, मतलब यहाँ पर टेंसाइल फोर्स दे रखा है, एफ का मान दे दिया क्वेश्चन में आपको पहले से ही। अब कह रहा है इस सेक्शन के लिए एकाकी एंगल का विकल्पन करें, मतलब टेंशन मेंबर के सिंगल एंगल का डिजाइन करना है। अब टेंशन मेंबर के डिजाइन के स्टेप आपको लिखनी है, उन स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें लंबाई इसकी 2 मीटर है, किनारों पर रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। 3 स्टेप बताए थे टेंशन मेंबर में मैंने, पहले स्टेप में खंड का चयन करेंगे, दूसरे स्टेप में खंड के चयन की जांच करेंगे, तीसरे स्टेप में रिवेट जोड़ का डिजाइन करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, आप गिवन डेटा लिख लो जो भी आपको दे रखा है। गिवन डेटा आपको क्या क्या दिया, सिग्मा ए टी दे रखा है 150, जेड बी एफ दे रखा है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इसको आप सिग्मा ए टी को आप एफ टी बोल सकते हैं दोस्तों, एफ टी दे रखा है। जेड बी एफ को आप एफ एस बोल सकते हैं, एफ एस दे रखा है, ठीक है। और सिग्मा पी एफ को आप क्या बोल देंगे, एफ बी बोल देंगे, धारण सामर्थ्य है, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब आपको लोड भी दे रखा था, बल 140 किलो न्यूटन। तो आपको टेंशन मेंबर में जब हम खंड का चयन करते हैं पहले स्टेप में, तो सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों रिक्वायर्ड एरिया। क्या निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एफ अपॉन एफ टी लगाते हैं, जो फोर्स दिया है बट्टे स्ट्रेस, ठीक है, फोर्स अपॉन स्ट्रेस लगाएंगे। फोर्स आपको 140 किलो न्यूटन था, न्यूटन में चेंज किया 10 की घात 3 से गुणा करके। एफ टी 150 है, दोनों को डिवाइड किया, 933.33 mm स्क्वायर आ गया रिक्वायर्ड एरिया। अब क्या करते हैं, रिवेट की कटौती भी जोड़ेंगे इसमें 50%, तो इसका 50% इसमें जोड़ ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन मैंने टेंशन मेंबर वाले चैप्टर में करा रखा है दोस्तों, मुझे अभी भी याद है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको जो पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें 50% जोड़ दीजिए, इसमें जब 50% आप जोड़ेंगे, इसका 933 का 50% कितना आएगा, 900 का आधा 450 होता है, लगभग 462 के समथिंग जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1400 के समथिंग बैठेगा, ये 1400 mm स्क्वायर के समथिंग आ गई इसकी वैल्यू। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें स्टील टेबल में जाना है और आपको ऐसे सेक्शन का चयन करना है जिसका एरिया 1400 mm स्क्वायर के समथिंग हो, मतलब बराबर हो इसके या थोड़ा बहुत आसपास हो। तो हम स्टील टेबल में गए, इक्वल एंगल का चयन करना है। इक्वल एंगल के केस में आप इक्वल भी चुन सकते हैं, अनइक्वल भी चुन सकते हैं, सॉरी सिंगल एंगल का चयन करना है, आप इक्वल भी चुन सकते हैं, अनइक्वल भी चुन सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अनइक्वल चुन रखा है। अनइक्वल कौन सा चुना है, ISA 9060 क्वेश्चन में आपको लिखा होगा स्टील टेबल में, अनइक्वल सेक्शन वाले में ISA
90-60 लिखा होगा इस तरह से, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ से आप पहचानेंगे 90-60 है। इसके सामने 10 mm वाली मोटाई में देखना है, 6, 8, 10 लिखा होगा नीचे, 10 वाली मोटाई के सामने वाला, ये वाला सेक्शन चुन लिया आपने। इसको ही क्यों चुना, क्योंकि इसका जो एरिया था वो 1401 है, और हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आया था दोस्तों, हमारा एरिया आया था 1400, तो 1400 और 1401 लगभग बराबर है, इसलिए हमने इस सेक्शन को चुन लिया, ठीक है। अब इस सेक्शन की जांच करनी है। सेक्शन की जांच के लिए आप सामर्थ्य निकाल लो, बस केवल सामर्थ्य निकालनी है। सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, तो सिंगल एंगल की सामर्थ्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले फाई निकालेंगे। फाई निकालने के लिए टी अंडर रूट में लेते हैं 6.5, अनविन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, अनविन फॉर्मूले से हमने टी निकाला यहाँ से, टी कितना आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा 20 mm। इतना समझ आया, 20 mm मोटाई आएगी, जो सॉरी नॉर्मल डाया आ गया, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया था उससे कम है ये, ठीक है, ओके है। फाई की वैल्यू 20 है, आप ग्रॉस डाया निकालने के लिए 1.5 जोड़ देंगे तो 21.5 mm आ जाएगा यहाँ से आपका। डी की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या है, आपको एंगल दे रखा है, इसमें L1 दे रखा है, L2 दे रखा है और T दे रखा है। 90-60/10 का था ना, तो आप पहले A1 निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सामर्थ्य क्या होती है आपकी, इस एरिया इंटू स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, सिग्मा टी कह दो आप या सिग्मा ए टी कह दो, मेन एरिया निकालना है। तो सिंगल एंगल जिसकी एक टांग किसी भी गजट प्लेट से जुड़ी हो, सिंगल एंगल की एक टांग, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला एरिया का, आपको पता है ए बराबर होता है A1 प्लस के इंटू A2, पता है ना इतना। और के की वैल्यू निकालते हैं 3A1/3A1 प्लस A2 से। पहले A1 A2 निकालेंगे। A1 A2 में क्या करेंगे, आपको A1 का फॉर्मूला पता है क्या होता है, A1 का फॉर्मूला होता है L1 माइनस डी माइनस T/2 इंटू टी। L1 की जगह 90 रखा, D की जगह 21.5 रखा, T की जगह 10/2 रख दिया और यहाँ T की जगह 10 रख दिया, वैल्यू निकाली 635 mm² आ गया A1। इसी तरह A2 निकालेंगे, A2 में D नहीं आता है फॉर्मूले में, तो A2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, A2 हो जाएगा L2 माइनस T/2 इंटू टी। ये वाला डी हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम रिवेट द्वारा जो टांग जुड़ी होती है उसको A1 मानते हैं एरिया उसका, और दूसरी टांग जो लटकी होती है उसको A2 मानते हैं। वैल्यू पुट की सबकी, A2 निकाल दिया 550 mm² आ गया। A1 A2 आ गया, K निकालेंगे, K का फॉर्मूला क्या होता है 3A1/3A1 प्लस A2 होता है। A1 A2 की वैल्यू पुट की, K की वैल्यू 0.78 आ गई। अब आपको एरिया निकालना है, ग्रॉस एरिया, AC या AG बोलते हैं इसको हम। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, A1 प्लस KA2 होता है। A1 A2 K तीनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। ग्रॉस एरिया हमने निकाला 1064 आ रहा है, जो कि आपका 933 से ज़्यादा है, मतलब सेक्शन ओके है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेंथ था एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया भी निकाला आपने 1064, स्ट्रेस 150 क्वेश्चन में दिया था, दोनों की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों आपका 1,59,600। ये न्यूटन में आएगा आपका, किस में, न्यूटन में। हम इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे, कितने से, ये यहाँ पर 1000 से भाग करके तो 159.6 आ गया। ये 140 आपको लोड दे रखा था क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, सामर्थ्य ज़्यादा होनी चाहिए लोड से, डेट मीन सेक्शन इज ओके, सेक्शन सेफ है आपका। इतना कर सकते हैं, आपको यहाँ तक काफ़ी है। अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो आप रिवेट जॉइंट का डिजाइन भी इसमें दिखा सकते हैं करके। 10 नंबर के 2 पार्ट थे दोस्तों, मैंने दोनों ही करा दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई सा एक पार्ट सॉल्व करना था, यहाँ भी 2 भाग हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक करना है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, एक छत कैंची के लिए एक आंख की एंगल का डिजाइन करना, मतलब सिंगल एंगल का ही डिजाइन करना है आपको। आगे क्या बोला है, यहाँ कह रहा है 100 किलो न्यूटन का संपीड़न भार आ रहा है, मतलब कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये आपका संपीड़न का मतलब कंप्रेशन होता है। आपको स्ट्रट की प्रभावी लंबाई 1.75 मीटर दे रखी है। संपीड़न में मान्य प्रतिबल जो है 80 न्यूटन पर mm² यूज करना है आपको, मान्य प्रतिबल। तो कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन के भी 2 ही स्टेप होते हैं, पहला खंड का चयन, दूसरा खंड की सुरक्षा की जांच। यहाँ पर खंड का चयन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे आप। पहले निकालेंगे एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का आपको पता है फोर्स अपॉन स्ट्रेस होता है। फोर्स आपको क्वेश्चन में दे रखा था 100 किलो न्यूटन, न्यूटन में चेंज किया 1000 से गुणा करके। अब प्रतिबल यहाँ पर दोस्तों हम संभाव्य प्रतिबल लेते हैं, पॉसिबल स्ट्रेस लेते हैं। पॉसिबल स्ट्रेस सिंगल एंगल के केस में कितना होता है, 80 होता है, आई सेक्शन के केस में 100 होता है, बिल्ट अप सेक्शन के केस में 140 होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मॉडुलर रेशियो की वैल्यू यहाँ 100 आती है, यहाँ पर 80 आती है, यहाँ पर 40 आती है। ये मैंने आपको टेबल बनवाई थी जब चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको पॉसिबल स्ट्रेंथ के लिए समझ आ रहा है। तो हमारा सिंगल एंगल है, 80 ले लेंगे, कितना लेंगे, 80 लेंगे। तन अनुपात कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो सिग्मा AC 80 था, तन अनुपात L/R 100 लेते हैं। तो हमें यहाँ का क्या रखना है, संभाव्य प्रतिबल 80 रख देना, दोनों को डिवाइड किया 1250 mm², एरिया आ गया। एरिया निकालने के बाद आप R मिनिमम निकाल सकते हैं। लैम्डा बराबर आपको पता है L/R होता है, तो R बराबर आ जाएगा L/λ। तन अनुपात L की वैल्यू 1.75 दे रखा था मीटर में, mm में चेंज किया, 1000 से गुणा कर दिया। तन अनुपात 100 लेते हैं, 100 से डिवाइड किया, तो आपको R मिनिमम यहाँ से मिल जाएगा डिवाइड करके 17.5 आ गया है, ठीक है। R मिनिमम,
आर मिनिमम की वैल्यू 17.5 और एरिया की वैल्यू 1250। इसको आपको स्टील टेबल में जाना है और सिंगल एंगल वाले सेक्शन में देखना है। आप इक्वल में भी देख सकते हैं, अनइक्वल में भी देख सकते हैं। 1250 से थोड़ा ज़्यादा एरिया हो या इसके आसपास हो उसे देखना है। तो हमने स्टील टेबल में गए, 1250 के लिए चेक किया, तो हमने इक्वल एंगल वाले पोर्शन से अपना सेक्शन चुन लिया 90/90/8 का। 90/90/8 का ही क्यों चुना? क्योंकि इसका एरिया 1379 mm² है, जो कि 1200 से आपका ज़्यादा है, ठीक है, 1250 से ज़्यादा है। अगर आर की बात करें तो आर मिनिमम 17.5 आ रहा था, 17.5 ही इसका आर मिनिमम है, इसलिए हमने इस सेक्शन को चुन लिया। इतना चुनने के बाद अब इसके सुरक्षा की जांच करेंगे। सुरक्षा की जांच के लिए आपको सामर्थ्य निकालनी होती है। कंप्रेशन मेंबर की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं? तो इसमें हमें पता है एरिया लेते हैं इनटू में सिग्मा AC लेते हैं। तो एरिया आपको स्टील टेबल वाला ले लेना जो दे रखा होगा, सिग्मा AC निकालना है। सिग्मा AC कंप्रेशन मेंबर में लैम्डा के अनुसार निकाला जाता है दोस्तों। तो पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, L/R मिनिमम होता है। L की वैल्यू 1750 क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, जो कि 1.75 मीटर था, इसलिए इसको 1750 mm कह देंगे। आर मिनिमम स्टील टेबल से देखा 17.5 था, दोनों को डिवाइड किया 100 आ रहा है। ये 100 180 से कम है, मतलब सेफ है। अब इस 100 के लिए आपको क्या निकालना है दोस्तों? इस 100 के लिए ही आपको निकालना है सामर्थ्य। तो 100 के लिए सामर्थ्य कैसे निकालेंगे? इंटरपोलेशन की कंडीशन आपको लगानी है, ठीक है। इंटरपोलेशन की कंडीशन लगा सकते हैं आप इसमें, या फिर इसके अलावा आप स्टील टेबल से देख सकते हैं, सीधे 80 लेकर के इन्होंने कर रखा है। 80 ले लेंगे सिग्मा AC की वैल्यू, और एरिया स्टील टेबल से 1379 ले रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से सामर्थ्य निकाल दी हमने 110.32 आ रही है किलो न्यूटन में, जो कि 100 से ज़्यादा है, मतलब सेक्शन आपका ओके है। समझ आ गया? तो आप कह देंगे यहाँ पर हम इस सेक्शन का यूज करेंगे 90/90/8 mm का। ये था इसका आपका फर्स्ट पार्ट, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा? थर्ड के सेकंड पार्ट में इसमें पूछा है एक ISMB 500/852.5 न्यूटन पर मीटर को धरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए अधिकतम बंकन आघूर्ण और औसत अपरूपण प्रतिबल ज्ञात करना है। इसके ऊपर 38 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL आ रहा है और प्रभावी स्पेन इसका 7.8 मीटर है। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों स्टील बीम के चैप्टर से है। स्टील बीम में मैंने आपको लोड के जो इफेक्ट बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको बेंडिंग स्ट्रेस और आपको एवरेज शियर स्ट्रेस बताया था, तो आपको उन दोनों की वैल्यू पूछ ली गई है यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब वीडियो दोस्तों आपकी हो रही है थोड़ी सी लेंथी, आधे घंटा हो चुका है, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। मैंने आपको करा रखा था, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, किससे? आप इसको देख लेना, इससे PDF की हेल्प से देख लेना, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा कोशिश करता हूँ फिर भी बताने की, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ। कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। स्किप करता हूँ, आप इसे पढ़ लेना खुद से, ठीक है। अब थोड़ा आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो कि थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है थ्योरी के क्वेश्चन में? इसमें 3 दे रखे हैं, आपको किन्हीं भी 2 की व्याख्या करनी है। मैं तीनों की करता हूँ। पहला पूछा आपसे प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी। दूसरा पूछा है आपसे मैलिएबिलिटी क्या होती है। तीसरा पूछा है ISLB 500/846.6 न्यूटन पर मीटर। इनमें से कोई भी 2 के बारे में बताना था। सबसे पहले हम बताएंगे तीनों के बारे में, ठीक है। पहले बात करते हैं किसकी? इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी आप जानते हैं अच्छे से क्या होती है? प्रत्यास्थता। आप जब भी भूल जाएं, एग्जाम्पल याद रखना, कोई स्प्रिंग लेना आप, ठीक है। एक स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को लोड लगा कर दोनों तरफ से खींच दिया। जब आप खींचेंगे तो क्या होगा? इसकी लंबाई दोस्तों बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और आप जब इस बल को हटा लेंगे इसके ऊपर से, तो फिर से ये अपना उसी शेप में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, लंबाई बढ़ गई, लोड आपने हटा लिया, फिर से लंबाई कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यास्थता क्या होती है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इस पर बल लगाने पर पदार्थ में डिफॉर्मेशन आ जाता है, इसमें विकृति आ जाती है, और बल हटाने पर यह पुनः अपनी उसी शेप और साइज में आ जाता है, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता। तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। प्रत्यास्थता में हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगेगा, आप लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ आया। दूसरा टिप्पणी में पूछा था आपसे, इसमें पिटमा पूछा है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का सिंपल मतलब है, आपके पास कोई भी दोस्तों धातु है, सपोज आपके पास कोई सोने का एक छड़ है, कोई सोने की छड़ है, आप इसको पीट करके पतली चादर बना दें। क्या कर दें? आप पीट के इसको पतली सीट में कन्वर्ट कर दें, तो ये गुण इसका क्या कहलाएगा? मेलेबिलिटी कहलाता है। मेलेबिलिटी का मतलब हो गया दोस्तों कि किसी भी धातु का एक ऐसा गुण जिस पर बल लगा करके हम उसको पीट के पतली चादरों के रूप में बना सकते हैं, लेकिन वो टूटे नहीं। उसके फेल होने से पहले हम उसे क्या करते हैं? पतली चादरों के रूप में बना दें, तो उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। यही थ्योरी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। अगला जो है आपका एक ये पूछा है टिप्पणी में, ये पूछा है
ISLV, क्या पूछा है ISLV 550 @ 840 पॉइंट। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी होती है। मैंने फुल फॉर्म बताई थी सबसे पहले चैप्टर से है, स्टील बीम सेक्शन से। IS होता है इंडियन स्टैंडर्ड, LB होता है लाइट बीम। क्या होता है? लाइट बीम। तो पहले लिखेंगे आप ISLB का अर्थ होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, जहां पर 550 इसकी कुल गहराई होती है एंड 840.6 न्यूटन पर मीटर इसका स्वयं का भार होता है, जो कि 1 मीटर लंबाई पर 846.6 न्यूटन आता है। समझ आ रहा है? ये खत्म हुआ। इसका बी पार्ट था, यहाँ पर भी आपको कोई भी दो के बारे में बताना है। एक तो पूछा है आपसे ग्रॉस एरिया, ग्रॉस डायमीटर यानी सकल व्यास, दूसरा पूछा है लैप जॉइंट, तीसरा पूछा है गेज दूरी। तो आप ग्रॉस डाया जानते हैं दोस्तों। ग्रॉस डाया क्या होता है? जब आप किसी भी रिवेट को, जैसे ये प्लेट है आपकी, ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, आपको इस प्लेट में क्या करना है? रिवेट लगाना है। तो उसमें छिद्र करेंगे, तो जो छिद्र करते हैं इसमें छिद्र का जो व्यास होता है उसको कहते हैं दोस्तों हम रिवेट व्यास, सॉरी ग्रॉस डाया सकल व्यास। इस जो आपने प्लेट में छेद किया है, इस छेद को जो आप रिवेट लगाएंगे इसके अंदर, इस रिवेट के इस व्यास से, जो कि व्यास रिवेट का होता है ये वाला नॉर्मल डाया, इस डाया से थोड़ा बड़ा रखा जाता है इस छेद को, ताकि ये रिवेट इस छेद में आसानी से धंस सके। इसीलिए क्या कह देंगे आप कि जब भी हम किसी भी रिवेट जॉइंट में रिवेट लगाने के लिए प्लेट में छेद करते हैं, होल करते हैं, उस होल को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डाया कहते हैं। ये छेद का होल जो होता है वो रिवेट के डाया से थोड़ा अधिक रखा जाता है। ठीक है, कितना अधिक रखा जाता है? तो अगर ये रिवेट का डाया आपका 25 mm तक है तो हम इसमें 1.5 mm जोड़ देते हैं, इतना अधिक रखते हैं। अगर 25 से ज़्यादा है तो 2 mm अधिक रखते हैं। ग्रॉस डाया समझ में आया? अगला है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है? लैप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें हम दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख करके जॉइंट करते हैं। समझ आ रहा है? तो ये लैप जॉइंट की डेफिनेशन है। आगे पूछा है गेज दूरी। गेज दूरी क्या होता है? जैसे ये कोई आपकी प्लेट थी, आपने यहाँ पर रिवेट लाइन है, ये रिवेट लाइन है, यहाँ पर रिवेट लगा रखे हैं, यहाँ क्या लगा रखे? रिवेट। तो कोई भी दो रिवेट रेखा के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि लोड के परपेंडिकुलर लगती है, लोड था, इसके परपेंडिकुलर दूरी से कहते हैं हम गेज दूरी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो यही गेज दूरी थी, मैंने तीनों समझा दिया, आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, गेज दूरी तक हो गया। इसके बाद अगला पूछा आपका सी पार्ट। इसमें भी किसी दो पर टिप्पणी करनी थी। एक तो बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस दिया है। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपने पढ़ा था, मैंने क्या बताया था? स्टील बीम में आपको अच्छे से पढ़ाया था। जब भी किसी भी बीम पर, ये कोई बीम है, इस पर कोई भी ट्रांसवर्ज लोड आता है, ये ट्रांसवर्ज लोड के कारण बीम क्या करती है? नीचे की ओर झुक जाती है। बीम का इस तरह नीचे की ओर झुकना क्या कहलाता है? बेंडिंग कहलाता है। इस बेंडिंग की कंडीशन में जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे, इस बीम में से एक प्रतिबल ऊपर की ओर उत्पन्न होता है। जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, बंकन प्रतिबल। इतना समझ आ रहा है? अगला पूछा है आपसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या? प्रतिरोध आघूर्ण। मतलब बीम पर लोड आया, कोई भी ट्रांसफर लोड, इस ट्रांसफर लोड से बीम बेंड हुई, बेंडिंग के कारण दो चीज उत्पन्न होंगी, एक बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा बेंडिंग मूवमेंट। तो इसमें जो बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा, इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से एक दूसरा मूवमेंट जनरेट होता है, जो इंटरनल मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा पूछा है लेटरल रेस्ट्रेंट बीम। लेटरल रेस्ट्रेंट बीम क्या होती है? तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ इसको, मैंने आपको बताया भी था ये कि बीम क्या होती है। कोई बीम है आपकी, कोई ये क्या है? बीम है, कोई आई बीम है ये। इस आई बीम पर दोस्तों जब कोई भी ऊपर से लोड आएगा तो उस लोड के कारण क्या होगा? इस बीम में बकलिंग होने की संभावना रहेगी। बीम नीचे यहाँ से बकलिंग ना कर जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जो इसके ऊपर वाली फ्लेंज होती है, इसको एक कंक्रीट के ब्लॉक में, किसी भी कंक्रीट के ब्लॉक में एम्बेडेड कर देते हैं, अंत स्थापित कर देते हैं। तो इसके ऊपर वाले फ्लेंज, जिसे हम संपीड़न फ्लेंज कहते हैं, इस संपीड़न फ्लेंज को किसी भी कंक्रीट के ब्लॉक में अंत स्थापित करना, इस तरह से जो हमारी स्थिति प्राप्त होती है हमें, उसे हम कहते हैं लेटरली रेस्ट्रेंट बीम, पार्श्विक आबद्ध धरण कहते हैं। यही इसमें लिखा है, पीडीएफ दे दूंगा मैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। किसी एक वाक्य को सॉल्व करना, दो पार्ट है इसमें, किसी भी एक को हल करना है आपको। ठीक है, तो इसके ए पार्ट में क्या दिया आपको कोई कॉलम बेस है, तो कह रहा है कॉलम बेस क्या होता है, इसके डिजाइन के स्टेप लिखने हैं। डिजाइन के स्टेप जरूर याद करके जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कॉलम बेस में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया था, यही बार बार रिपीट हो रहा है। 2019 में कराया, यही क्वेश्चन आया। 2018 का कराया मैंने पेपर, यही क्वेश्चन आया। 2017 में भी यही आया है, और आपके 2020 में भी आई थिंक यही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कॉलम बेस में दो टाइप बताए थे आपको, दो चीज होती है इसमें। क्या? एक होता है क्या? स्लैब बेस, दूसरा होता है इसमें गजट बेस। अब स्लैब बेस के भी दो टाइप होते हैं। स्लैब बेस के दो टाइप कौन कौन से होते हैं? बेस प्लेट एंड कंक्रीट ब्लॉक। तो हम बेस प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक का ही डिजाइन करते हैं। बेस प्लेट के डिजाइन में क्या करेंगे आप? दोनों में ही हम साइज निकालते हैं। बेस प्लेट का साइज निकालेंगे, साइज के लिए पहले क्या करते हैं आप? एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? इस पर जो अक्षीय भार आएगा, एक्सियल लोड लेंगे आप, अपॉन में स्ट्रेस लेंगे। स्ट्रेस कौन सा लेते हैं? तो आपको पता है
ये कंक्रीट का ब्लॉक होता है, कोई भी कंक्रीट का ब्लॉक, इस कंक्रीट के ब्लॉक के ऊपर आपकी बेस प्लेट रखी होती है। तो कंक्रीट के ब्लॉक पर रखी है, इसका मतलब कंक्रीट में जो धारण प्रतिबल उत्पन्न होगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेस। समझ पा रहे हैं? एरिया निकल गया। अब आप इसकी भुजा निकालेंगे, इसकी साइड निकालेंगे, कितनी है साइड बेस प्लेट की, सॉरी बेस प्लेट की साइज, ठीक है। तो बेस प्लेट की जो भुजा निकालते हैं उसको, बेस प्लेट को हम वर्गाकार मान के निकालते हैं। बेस प्लेट को मान लेंगे वर्गाकार है, तो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, आपको एरिया पता चल गया तो आप एरिया का कर देंगे रूट, एरिया का रूट कर देंगे तो आपको साइड मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो पहले पॉइंट में आपने एरिया निकाला, दूसरे पॉइंट में आपने क्या निकाल ली, इसको वर्गाकार मानते हुए भुजा की लंबाई निकाल देंगे। तीसरे स्टेप में दोस्तों हम इसका निकालते हैं मोटाई, बस मोटाई और निकाल लो। मोटाई IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर अंडर रूट में 3W सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ए और बी क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए और बी होते हैं हमारे यहाँ पर प्रक्षेप। जैसे यहाँ पर कोई आपकी साइड दी और यहाँ पर आपने क्या किया, एक स्टील बीम लगा रखी है, ये कोई स्टील बीम है दोस्तों, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर स्टील बीम लगाई है। अब स्टील बीम को आप लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ रखी है आपने, इधर भी और इधर भी। तो इसमें जो ज़्यादा जगह होगी उसको ए मान लेंगे, जो कम वाली है उसको बी मान लेंगे। इन्हें प्रोजेक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप इतना? तो ये फॉर्मूला याद करना था, इसके बारे में लिखना था। टी क्या है, आधार प्लेट की मोटाई, डब्ल्यू क्या है, लोड इंटेंसिटी होती है, यानी इस डब्ल्यू की वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू को हम F अपॉन ए से निकालते हैं, ठीक है। न्यूटन पर mm स्क्वायर में आती है इसकी वैल्यू। सिग्मा BS क्या होगा, इस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है स्टील के लिए, S मतलब स्टील होता है, A मतलब बड़ा प्रक्षेप हो गया, B मतलब छोटा प्रक्षेप हो गया। इतना समझ आया? तो ये आपका हो गया ऐसे। अगर ये आपका सपोज करो अगर ये गोलाकार कॉलम होता, ये तो कैसा हो गया, हमने आई कॉलम लिया था, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कैसा कॉलम था दोस्तों, ये आपका आई कॉलम था कोई। अगर ये आई कॉलम ना होकर कैसा कॉलम हो, कोई गोलाकार कॉलम हो, जैसे प्लेट में रखा था ऐसे ही इस प्लेट में कोई गोलाकार कॉलम रखा तो उसके इसमें टी का फॉर्मूला बदल जाता है। जहाँ पर आपने ऊपर क्या लिया था, ये 3W सिग्मा BS लिया था, या 9W अपॉन 16 सिग्मा BS हो जाता है। और जहाँ ए और बी था वहाँ कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी हो जाएगा। कैपिटल डी यहाँ पर क्या है, प्लेट की भुजा है, स्मॉल डी यहाँ पर कॉलम का व्यास है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो गया गोलाकार के लिए। इतना करना था केवल आपको। यहाँ से तीन चीज़ मिल गई, क्या क्या, साइड मिल गई, साइड इंटू में मोटाई, ये तीन चीज़ निकालनी थी आपको बेस प्लेट के लिए। अब आपको क्या करना है, अगला आपको करना था कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन। कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन इन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा है, आप देख सकते हैं, मैंने 2018 वाले पेपर में भी कराया था। इसके अलावा आपको जब मैं कॉलम बेस वाला एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, 30 मिनट की होगी मुश्किल से, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं कवर। आई थिंक आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। 5वें का बी पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर बी पार्ट में वेव क्रपलिंग और वेव बकलिंग के लिए आपको डेरिवेशन पूछा है फॉर्मूले का। क्या पूछा है आपको यहाँ से, वेव बकलिंग एंड वेव क्रपलिंग और डिफ्लेक्शन, इनकी आपको जांच पूछी गई है। मतलब यहाँ डेरिवेशन करना है पूरा आपको। तो मैंने स्टील बीम चैप्टर में वेव क्रपलिंग वेव बकलिंग का अच्छे से डेरिवेशन कराया था, आप वहाँ से इसका डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं आपको अब नहीं करा रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इतना टाइम भी नहीं है। PDF से आप पढ़ लेना। तो इस तरह से दोस्तों हमने ओवरऑल 2017 का पेपर कर लिया कंप्लीट। मैंने काफ़ी जल्दी कवर करने की कोशिश की है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, और इसमें भी जो छूट वाले क्वेश्चन है मैंने वो भी कराए हैं। तो आपको मुश्किल से कितने मिनट में, लगभग 40 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। आई थिंक आपको थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही होगी, काफ़ी फास्ट मैंने कराया है। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करना, 2018-19 का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 पेपर का PDF और मैं आपको दे रहा हूँ, आप नाइट में उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, 2016 और 15 का। इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे तीनों PDF के, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आपको ओवरऑल DSMS मैंने कंप्लीट करा दिया आपके एग्जाम से पहले। आई थिंक आपको सभी क्लासेस पसंद आई होंगी। दोस्तों आपको बस अब रिवीजन करना है, और कल सुबह 9 बजे आपका पेपर है। आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मैं दिल से दुआ करूंगा आपके लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, एंड आपको कमेंट सेक्शन में आकर के बताना आपका पेपर कैसा हुआ। आपका एग्जाम पेपर होते ही मैं उसका एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा, जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको बोर्ड पर सॉल्व करा दूंगा, तो आपको वहां से ये आइडिया हो जाएगा आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से चैनल से जुड़े रहना है। इसके बाद आपको जो जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आप कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहना, मैं आपको अपलोड करता रहूंगा वीडियो, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, प्लीज़ करके आप मेहनत करते रहें और इसी तरह जीटेक पॉली के साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं इसके बाद आपके अगले लेक्चर में, जो कि CED का होगा, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का होगा। मैं कल करा दूंगा, कल आकर के पेपर दे के आके आप CED के लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 वीडियो बनाऊंगा सिर्फ, एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर बैठ के, या आपको सरन के टॉपिक दिखा दूंगा जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, 2-4 डायग्राम बना के दिखा सकूं, ताकि आप एग्जाम में उनको प्रैक्टिस करके बना के आ सकें, ठीक है। तो इसी तरह जुड़े रहना है चैनल से, अपना प्यार बनाए रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अभी से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, and thank you so much. Bye bye, take care.